Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 10. Welcome to your biology class. Today the topic which is given in your chapter number 11, homeostasis, will be your last topic of this chapter, and it is kidney transplant. This topic is mentioned on page number 29, and we'll do the exercise of this chapter as well in the end. So what is the meaning of kidney transplant? Kidney transplant mean गुर्दे की सेफ ट्रांसप्लांट या सेफ मुंतकिली, यानी एक सेहतमंद जिस्म से एक बीमार जिस्म में जिसमें गुर्दा काम नहीं कर रहा या किडनीज काम नहीं कर रहे, अगर आप बहुत ही महफूज तरीके से वो गुर्दा या किडनी उस पेशेंट की बॉडी में इम्प्लांट कर दें, नस्ब कर दें, उसे लगा दें, तो इस पूरे अमल को या इस ट्रीटमेंट को किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है. सो व्हाट इज़ द व्हाई वी नीड किडनी ट्रांसप्लांट एंड व्हाट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट बेसिकली. सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू गिव द मेन कॉजेज़ ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, कि किडनी ट्रांसप्लांट की पेशेंट को ज़रूरत क्यों होती है. सो द फर्स्ट हेडिंग इन दिस केस इज़ द प्रॉब्लम विद डायलिसिस. प्रॉब्लम विद डायलिसिस. Normally this question comes in your paper in the form of a note, so you have to memorize it in the form of descriptive note. So first heading is problem with dialysis. So dialysis needs to be repeated after every few days, and it is unpleasant to the patient as well as for the attendants. अब यहाँ पर प्रॉब्लम विद डायलिसिस में क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हीमोडायलिसिस में और पेरिटोनियल डायलिसिस में जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो कई दफ़ा रिपीट होता है. यानी बाद दफ़ा हमने देखा कि तकरीबन आप हफ्ते में 3 दिन भी जो है वो डायलिसिस करवा रहे होते हैं. तो एक पेशेंट के लिए एक रिपीटेड ट्रीटमेंट, यानी हर कुछ दिन के बाद जो है दोबारा से आप डायलिसिस करवाएं, तो ये रिपीटेड जो है जो प्रोसेस होता है ये अनप्लेजेंट होता है, नाखुशगवार होता है. किसके लिए? तकलीफ़ दे भी आप इसको कह सकते हैं. किसके लिए? अनप्लेजेंट फॉर द पेशेंट एज वेल एज फॉर द अटेंडेंट्स. अटेंडेंट्स कौन होते हैं? अटेंडेंट्स वो लोग होते हैं जो मरीज़ की देखभाल करते हैं. तो दोनों लोगों के लिए ये एक नाखुशगवार एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से डायलिसिस के प्रोसेस को ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता, ताकि पेशेंट को जो है वो तकलीफ़ से बचाया जा सके. सो नेक्स्ट थिंग इज़ एंड स्टेज ट्रीटमेंट. हेडिंग विल बी एंड स्टेज ट्रीटमेंट. So in the form of these short headings you will complete your main topic, kidney transplant. So end stage treatment से मुराद ये कि another treatment for the end stage kidney failure is kidney transplantation. तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर डायलिसिस का प्रोसेस पेशेंट के अंदर नाकाम हो जाए तो हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो क्या बचता है? वो हमारे पास एक किडनी फेलियर के केस में किडनी ट्रांसप्लांटेशन बचता है. किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या है, गुर्दे की महफूज मुंतकिली एक जिस्म से दूसरे जिस्म में. सो देयरफॉर यू नीड टू राइट द डेफिनेशन नाउ. व्हाट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट? सो द नेक्स्ट हेडिंग, डेफिनेशन. द रिप्लेसमेंट ऑफ, यू विल राइट द डेफिनेशन फ्रॉम हियर, द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी. क्योंकि अब डायलिसिस भी नाकाम हो चुकी है, लिहाजा पेशेंट का जो किडनी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, नाकारा हो चुका है, अभी काम के करने के काबिल नहीं रहा. सो नाउ इट इज़ कॉल्ड द पेशेंट्स डैमेज किडनी. इट विल बी रिप्लेस्ड विद अ डोनर हेल्दी किडनी. अब जो देने वाला होगा अपनी किडनी वो एक हेल्दी पर्सन है, लिहाजा पेशेंट को एक हेल्दी पर्सन से बाकायदा तौर पे एक ऐसा महफूज जो है वो किडनी मिल रहा है, जिससे उसके दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर
जो एक वर्किंग है, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसकी बॉडी का कि वेस्ट मटेरियल्स को दोबारा से रिमूव करना है, तो इट कैन बी पॉसिबल बाय द किडनी ट्रांसप्लांटेशन. सो द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी which is donated by the healthy person is called kidney transplant. तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई किडनी ट्रांसप्लांट की. Another heading is now related to the donor. Who can be the donors? यानी गुर्दे या किडनीज अतिया करने वाले जो कि डोनेट करते हैं एक पेशेंट को, ये कौन होते हैं, किन कंडीशन में ये आपको जो है वो खुदा न खास्ता इनको देना पड़ता है. तो किडनी में बी डोनेटेड बाय अ डिजीज़ डोनर और द लिविंग डोनर. यानी एक डोनर जो कि किडनी डोनेट करता है ये एक डिजीज़ पर्सन भी हो सकता है और लिविंग डोनर भी हो सकता है. क्या मतलब हुआ कि बाज़ दफ़ा लोग ये करते हैं कि वसीयत कर जाते हैं कि मरने के बाद हमारी किडनीज जो है वो किसी ज़रूरतमंद को लगा दी जाए या दे दी जाए. तो ये लोग कौन होते हैं? ये डेड पर्सन होते हैं जो कि मरने से पहले ये वसीयत कर जाते हैं कि हमारी किडनी जो है वो डोनेट कर दी जाए. और ये साथ साथ लिविंग डोनर भी हो सकते हैं, यानी एक ज़िंदा इंसान भी आपको किडनी दे सकता है इस सूरत हाल में, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके जिस्म में 2 किडनीज़ दी हैं, लिहाजा वो एक किडनी पे अगर गुजारा कर सकता है और उसकी बॉडी, उसकी हेल्थ इस बात की इजाज़त दे रही है कि वो एक किडनी दूसरे को अतिया कर दे, तो एक लिविंग डोनर भी एक बेहतरीन डोनर के तौर पर सामने आ सकता है. साथ साथ जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं डोनर्स की वो ये होती हैं द डोनर्स मे और मे नॉट बी द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट. अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पेशेंट जो है वो आपका मतलब कोई बहुत ही करीबी जो है वो रिलेटिव हो. ठीक है, पेशेंट को किडनी देने वाला रिलेटिव भी हो सकता है और ये कोई ऐसा मेंबर भी हो सकता है जो कि नॉन रिलेटिव हो, यानी वो रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है. अगर रिश्तेदार हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रिश्तेदार ना भी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. So this is another condition that the person can be may not be the relative. यानी ज़रूरी नहीं है कि ये रिश्तेदार हो, relatives के अलावा भी पेशेंट को किडनी डोनेट किए जा सकते हैं. Another heading is matching, and what is the meaning of matching here? That what are the conditions which are normally required to transplant the donor's kidney to the patient's kidney or in the place of the patient's kidney. So matching means that before transplant the tissue proteins are matched. Tissue proteins यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर अपनी किडनी डोनेट कर रहा है तो इसके लिए डॉक्टर सबसे पहले बाकायदा तौर पर डोनर के जो किडनीज़ हैं या डोनर की जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं उनको मैच करता है. किसके साथ? पेशेंट की जो प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ मैच करता है. अगर ये टिश्यू प्रोटीन्स आपस में मैच ना हों तो किडनी जो है वो डोनेट नहीं हो सकता. सो दिस इज़ द मैचिंग. मैचिंग मीन जिसमें डोनर्स की किडनी को, जिसमें ज़ाहिर बात है डोनर किडनी किससे बनी है, डोनर किडनीज़ किससे बनी हुई हैं? टिश्यू प्रोटीन से बनी हुई हैं, प्रोटीन्स होती हैं उनमें. तो ये टिश्यू प्रोटीन्स अगर पेशेंट से मैच ना हो, यानी पेशेंट के अंदर उसी किस्म की प्रोटीन मौजूद ना हो, तो किडनी का अतिया नहीं दिया जा सकता. सेकेंड हेडिंग हेयर इज़ द ट्रांसप्लांटेशन. अब जब सब कुछ कंडीशंस आपकी मैच हो गई हैं तो नाउ यू कैन perform the safe transplantation. And what is this safe transplantation? The donor's kidney is transplanted in the patient body and is connected to the patient's blood system and the urinary system. So basically transplantation उस वक्त की जाती है जब टिश्यू प्रोटीन मैच हो जाए. तमाम जो आपके रिलेटेड जितने भी आपके कंडीशंस हैं उनके मैच होने के बाद ही एक डोनर की किडनी को पेशेंट की किडनी में इम्प्लांट किया जाता है, लगा दिया जाता है. और इसमें लगाने का जो अमल होता है डोनर्स की किडनी की ट्रांसप्लांटेशन का पेशेंट की बॉडी के अंदर, इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द
two system of the body, in which the one system is called the blood circulatory system. बाकायदा तौर पे आर्टरीज़ और वेन्स के साथ इन्हें जोड़ा जाता है डोनर्स की किडनी को पेशेंट की बॉडी के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और साथ साथ जो दूसरा सिस्टम यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन के लिए अहम है, दैट इज़ कॉल्ड द यूरिनरी और द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द पेशेंट बॉडी. सो यूरिनरी सिस्टम एंड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से डोनर्स किडनी को कनेक्ट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है और अटैच कर दिया जाता है. द नेक्स्ट हेडिंग इज़ रिलेटेड टू द एवरेज lifetime. Average lifetime. What is the meaning of this heading, average lifetime? In this case, basically the average lifetime is for a donated kidney 10 to 15 years. तकरीबन 10 से 15 साल की उम्र होती है एक डोनेटेड किडनी की पेशेंट की बॉडी के अंदर. यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो डोनेटेड किडनी पेशेंट की बॉडी में 10 से 15 साल तक सर्वाइव कर सकती है. एंड देन द पर्सन और द पेशेंट नीड्स अनदर ट्रांसप्लांटेशन. इज़ दिस थिंग क्लियर? ये लाइफ टाइम नहीं होता, इसकी एक एवरेज होती है कि 10 से 15 साल तक वो किडनी सर्वाइव करेगी. उसके बाद पेशेंट को दोबारा से नए ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है. देन अनदर हेडिंग, ये हेडिंग्स आप नोट करते जाइएगा, मैचिंग, ट्रांसप्लांटेशन, then average lifetime, and the next is now failure of transplant. So unfortunately sometimes we can say that the donor kidney is not fit in the patient body, so this is called the failure of transplant. बाज़ दफ़ा ट्रांसप्लांट का जो एक ट्रीटमेंट है, ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जो कि फ़ेल हो जाता है, और इस फेलियर की वजूहात होती हैं जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो पेशेंट को उसका सामना करना पड़ता है. सो व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल्स, व्हाट हैपन, द पेशेंट मे बी गिवन अ सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट. सो इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपन, द पेशेंट इज़ ट्रीटेड थ्रू द डायलिसिस फॉर सम इंटरमीडिएट टाइम. और खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली अगर किडनी जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है वो फेल हो जाए, तो उस हालत में पेशेंट को रेकमेंड किया जाता है कि अब आपने जाना है सेकंड ट्रांसप्लांट की तरफ, सेकंड ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी की तरफ. और सेकंड ट्रांसप्लांट इतनी जल्दी नहीं होता कि फ़ौरी तौर पे नया जो है वो किडनी मौजूद हो और पेशेंट की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाए. इसके लिए इस हालत में भी पेशेंट को कुछ अरसे के लिए, एक दरमियानी अरसे के लिए, इंटरमीडिएट टाइम के लिए डायलिसिस पे रखा जाता है. यानी डायलिसिस का अमल जो है दोबारा से रिपीट कर दिया जाता है पेशेंट के लिए. और इस अरसे में जब उसकी बॉडी पूरी तरह से नए ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाती है, तो सेकंड ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, जिसके बाद फॉर्चुनेटली अगर वो किडनी, डोनेटेड किडनी सर्वाइव कर जाए तो बहुत अच्छी बात है. और वो सर्वाइवल टाइम अगेन मैं बताती हूँ आपको कि 10 to 15 ईयर्स तक वो सर्वाइव कर सकता है. Now last heading is problems after transplant. That is, what are the problems which can faced by a patient with a donated kidney. So the problems with or after transplantation or transplant. एक किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद पेशेंट कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करता है. तो ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ये कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं? सो प्रॉब्लम्स आफ्टर अ ट्रांसप्लांट मे इंक्लूड, सम ऑफ दीज आर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन? बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब ये ऑपरेशन किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन का, तो बॉडी उस नए किडनी को रिजेक्ट कर देती है, यानी सही तौर पे उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, जिसके बाद ये कहा जाता है कि अब इस डोनेटेड किडनी की बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी उस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देती है. दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. इन सम केसेस, as you know that the donated kidney is fixed or connected with the urinary system and the blood circulatory system, so in that system
infections can be caused, infections may occur, उसमें इन्फेक्शन, उन सिस्टम्स में इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्पेशली द यूरिनरी सिस्टम कैन बी इन्फेक्टेड. नेक्स्ट थिंग, imbalances in body salts, imbalances in body salts, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किडनी होम्योस्टैसिस का एक अहम ऑर्गन है और इसमें ये ऑस्मो रेगुलेशन की मदद से आपकी बॉडी में जो वाटर बैलेंस होता है या सॉल्ट का बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करता है. अब आपकी बॉडी के अंदर, एक पेशेंट की बॉडी के अंदर अगर किडनी फेलियर हो चुका है तो ज़ाहिर बात है उसका बॉडी सॉल्ट जो है वो इम्बैलेंस होगा. लेकिन बाद दफ़ा जब उसको एक डोनेटेड किडनी मिल जाता है तो उसमें भी वो किडनी उसकी बॉडी में प्रॉपरली काम नहीं करता, जिसकी वजह से उसके जो बॉडी सॉल्ट्स का तवाज़न होता है या उसकी जो अमाउंट होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, यानी गैर मतवाज़न हो जाती है. गैर मतवाज़न का मतलब कि इक्वल नहीं रहती, अनबैलेंस हो जाती है. इम्बैलेंसेस को आप अनबैलेंस भी कह सकते हैं कि वो बैलेंस नहीं रहती, जितनी मिकदार चाहिए होती है वो जिस्म में मौजूद नहीं रहती. देन यू हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम आफ्टर ट्रांसप्लांट इज़ द बोन प्रॉब्लम. बाज़ दफ़ा पेशेंट जो है वो हड्डियों की प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है, उसकी जो बोन्स होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज़ अल्सर. इन सम केसेस अल्सर में ऑल्सो रिजल्ट, और अल्सर क्या है, अल्सर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. आई थिंक यू हैव डन इट इन 9th क्लास. रिलेटेड टू द स्टमक का जो अल्सर होता है उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं. इसी तरह ड्यूडेनल अल्सर है, ऑसोफेगियल अल्सर भी आपने नाम सुना होगा, ऑसोफेगियो. सो दीज आर सम ऑफ द अल्सर in which the inner wall of the alimentary canal or these part of the alimentary canal are becoming infected. and ulcer एक ऐसी तकलीफ़ है जिसमें बाकायदा तौर पे इन्फ्लेमेशन जाता है. जैसे स्टमक की शक्ल में अगर आप अल्सर देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सीक्रेशन हो जाती है गैस्ट्रिक जूसेस की, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिससे बाकायदा तौर पर पेन स्टार्ट हो जाता है और इस पेन की कंडीशन को हम अल्सर कहते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड आफ्टर ट्रांसप्लांट और विद ट्रांसप्लांट इन द पेशेंट्स especially having kidney failure. So this is the end of today's topic related to the kidneys transplant. Now we are going to solve the multiple choice questions of chapter number 11 mentioned in your textbook on page number 29 and 30. So here are your multiple choice questions. Starting from number 1, the human urinary system consists of, you have been provided with 4 option A to A, B, C, D, A to D. Now you have to choose the correct answer that human urinary system consists of, which is also called excretory system. So option D is, encircle option D, which is the correct answer, because the urinary system of human consists of kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. So 4 components are present in it. Number 2, which organ is responsible for filtering the blood? So we know very well that the filtering organ in our body, filtering organs in our body are kidneys. So D option once again, encircle D option. Number 3, the tube between kidney and urinary bladder is the, which tube is present between kidney and urinary bladder? So we can take help from the answer number 1, option D, kidneys, ureter, urinary bladder, urethra. So in sequence we can find out the tube between the kidney and urinary bladder. तो kidney और urinary bladder के दरमियान में कौन सी ट्यूब मौजूद है? It is called ureter. So option is A. A is correct. Ureter. Ureter is present between kidney and urinary bladder. The 4th one now. Body balance of water, salts, temperature and glucose is termed as. Now this is the combination of your chapter. This is the combination
or combined definition of your chapter homeostasis. What is homeostasis? The maintenance of the internal condition at equilibrium, including the body balance of water, salts, which are basically called or is called osmoregulation, then the regulation of temperature, which is called thermoregulation, and as well as glucose, which is one of the example of homeostasis. So correct answer, homeostasis. Then we have the fifth one, and the fifth one is, which is the correct order for the part taken by urine after it leaves the kidney? So you have to find out that which is the correct order. What is the meaning of correct order? That after leaving the kidney, where does urine move? So again you can take help from the same four components. Which were those? Kidneys, ureter, urinary bladder and urethra. So after leaving the kidneys, the remaining three components are, you have to find out the remaining three, and the remaining three are ureters, bladder and urethra. So C option is correct. Number 6 now. What is the function of the ureter? Ureter का क्या function है? Find out one of the answer in it. So number 6, A, B, C, D. Yes, which is the correct answer? Ureter is basically the tube which is connecting to the ureter and urinary bladder. So this is the hint. So it actually carry urine from the kidney to the bladder. So this is the B is the correct answer. What waste products are excreted by kidneys? कौन से waste products किडनी से जिस्म से बाहर रिलीज होते हैं, excrete होते हैं? So these are, yes, urea, water and salts. A option is correct. The two main function of sweat are, पसीना जो आपके बॉडी में आता है, पसीने के फंक्शन आपने बताने के इनके दो मेन फंक्शंस क्या हैं, पसीना आना क्यों आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल होता है. सो करेक्ट आंसर इज़ डी, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टू कूल द बॉडी. ये आपकी बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट्स से निजात दिलाता है जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, और साथ साथ आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और उसको ठंडा करता है. Which would not be present in the filtrate entering the Bowman's capsule of nephron? इनमें से कौन सा नेफ्रॉन के Bowman's कैप्सूल में फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद नहीं होता? एज वी कैन सी कि वाटर भी होता है, कैल्शियम आइंस भी होते हैं, डिफरेंट आइंस, क्रिटिनिन वगैरह, यूरिया भी होता है, बट टू थिंग्स आर नॉट प्रेजेंट. यहाँ पर उन्होंने एक दिया है, आप दूसरा भी मेंशन कर दें. One is the blood cell and other one is proteins. Proteins are also not present in filtrate which is entering in the Bowman's capsule. And the last MCQs is number 10. During peritoneal dialysis the waste material move from. Peritoneal dialysis के दौरान waste material कहाँ से move करते हैं? So correct option is, which is the correct one do you think? Yes, C, the peritoneum blood vessels to the dialysis fluid. क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स से डायलिसिस फ्लूइड की तरफ मूव करते हैं. सो दिस इज़ द end of your lesson today related to the exercise of chapter number 11, homeostasis. I will provide you some more MCQs related to this chapter, so you have to solve and memorize as well. Allah Hafiz.